Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. And today we are going to discuss the gas laws. First of all, what are gas laws? जैसे कि आप जानते हैं कि गैस एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो उसका शेप डेफिनेट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गैस लॉस? Gas laws is the relation between the physical quantities which determine the state of a gas. किसी भी गैस की स्टेट को बयान करने के लिए कि गैस की हालत क्या है, वो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी मदद से हम गैस को डिस्क्राइब करते हैं. जिनकी मदद से हम गैस को डिस्क्राइब करते हैं, इन प्रॉपर्टीज के दरमियान जो रिलेशन होते हैं उसको गैस लॉज कहा जाता है. अभी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है जरा तवज्जो देके देखिएगा. दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर वॉल्यूम. किसी भी गैस को डिस्क्राइब करते हैं तो बताना पड़ता है कि उसका वॉल्यूम कितना है. वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये फर्ज करें एक वेसल है, सिलेंडर है, इसके अंदर गैस मौजूद है तो इसका कोई वॉल्यूम होगा. घर में गैस नहीं आ रही, सिलेंडर होता है, सिलेंडर का एक वॉल्यूम होता है. छोटा सिलेंडर होता है, बड़ा सिलेंडर होता है. छोटा सिलेंडर है तो वॉल्यूम कम होगा, बड़ा सिलेंडर है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा. उसके बाद जनाब याली इसके ऊपर एक पिस्टन लगा होता है, और जो जगह ऑक्युपाई होती है पिस्टन और बेस के दरमियान में उसको वॉल्यूम कहा जाता है. सेकंड थिंग इज द प्रेशर. किसी भी गैस को जब डिस्क्राइब करते हैं, किसी वेसल में जब गैस को रखा जाता है तो उसका प्रेशर कितना होता है ये देखा जाता है. ठीक है मेरे बेटा, ऊपर से लोड होता है, पिस्टन पे प्रेशर रखा जाता है. आपको पता है कि जो गैस के सिलेंडर होते हैं उसकी कैपेसिटी होती है 1 किलो 2 किलो. ज्यादा गैस भरेंगे तो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सिलेंडर डैमेज हो जाएगा. ऊपर ऊपर से जो लोड डाला जाता है उसको प्रेशर कहा जाता है. थर्ड वर्ड द टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. इसको टेम्परेचर कहते हैं, जैसे कि अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर कोई गैस का होगा. एंड फाइनली द क्वांटिटी ऑफ द गैस विच इज कॉल्ड द मास. और आखिरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? गैस का मास होगा. कितनी गैस हमारे पास है, 1 kg 2 kg, 10 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, वट एवर द मास. यहाँ समझ ले, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. जो जगह गैस घेरती है उसको वॉल्यूम कहा जाता है. और प्रेशर क्या होता है देख ले मेरे बेटा गौर से, कि जब मॉलिक्यूल होते हैं, गैस होगी तो मॉलिक्यूल होंगे, वो वेसल की दीवार से टकराते हैं. और जब टकराते हैं तो दीवारों पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. द फोर्स पर यूनिट एरिया को मेरे बेटा प्रेशर जो है वो कहा जाता है. अब गैस लॉ कौन कौन से होते हैं? देयर आर 4 गैस लॉज वी विल डिस्कस. वैसे तो होते ज्यादा है, हमारे जो कोर्स हमारे पास है करंटली उसमें हमारे पास 4 गैस लॉज हम पढ़ेंगे. वन इज द बॉयस लॉ, सेकंड वन इज द चार्ल्स लॉ, थर्ड वन इज द एवोगैड्रो लॉ, एंड द फोर्थ वन इज द जनरल गैस इक्वेशन. 4 गैस लॉ हम पढ़ेंगे जनाब. बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ एंड जनरल गैस इक्वेशन. ये बेसिकली वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मास, इनके दरमियान ही रिलेशन हमारे पास होंगे. रिलेशन से मुराद क्या होती है? अगर एक चीज को वेरी किया जाए, एक चीज को तब्दील किया जाए, बदला जाए, तो उसका असर दूसरे पे क्या पड़ता है? वेरी करने से क्या मुराद है? आइधर उसको बढ़ा देंगे या कम कर देंगे. किसी गैस पे प्रेशर को बढ़ा दे तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ा दे तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा. इस तरीके से जो इफेक्ट होते हैं उनको रिलेशन कहा जाता है. तो कौन कौन से रिलेशन होंगे जरा देखने की जनाब कोशिश. कौन कौन से रिलेशन होंगे जिसको हम जनाब देखने की कोशिश जनाब जब करते हैं. जो पहला हमारे पास रिलेशन है इसे कहा जाता है बॉयल्स लॉ. जो पहला हमारे पास रिलेशन है इस रिलेशन को कहा जाता है कि हमारे पास 4 क्वांटिटीज है. तो जो बॉयल्स लॉ हमारे पास है वो रिलेशन है किसके बीच में? वॉल्यूम एंड प्रेशर. 2 क्वांटिटी हमारे पास है मेरे बेटा जिनके दरमियान हम रिलेशन पढ़ना है. कौन कौन सी क्वांटिटी मेरे बेटा? एक क्वांटिटी हमारे पास वॉल्यूम है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है मेरे बेटा? प्रेशर है. इन दोनों के दरमियान रिलेशन को पढ़ेंगे. 4 क्वांटिटी होती है. याद रखिएगा, रिलेशन अमूमी तौर पे 2 क्वांटिटीज के दरमियान ही पढ़ा जाता है. एंड द रिमेनिंग ऑफ द क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट. ये एज्यूम करते हैं कि बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, फिक्स रहेंगी, तब्दील हमारे पास जो है वो नहीं होंगी. बाकी चीजें तब्दील नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी. तो जनाब देखते हैं हमारे पास डेफिनेशन, देखते हैं क्या रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान. एट कांस्टेंट टेम्परेचर मास, इनके मास और टेम्परेचर कौन? मास और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा. डेफिनेशन ये कहती है द वॉल्यूम ऑफ एनी गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. देखो रिलेशन दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्टली होता है, इनवर्सली होता है.
डायरेक्टली के मतलब होता है एक चीज को बढ़ाया जाए और उसके नतीजे में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, तो ऐसे रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। और एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए और उसके नतीजे में दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को इनवर्स रिलेशन कहा जाता है। तो यहाँ रिलेशन इनवर्सली है। क्या मतलब बेटा इसके होंगे? इसके मतलब होंगे, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर को कम किया जाएगा तो वॉल्यूम हमारे पास बढ़ जाएगा। मैथमेटिकली हमारे पास लिखा जाता है, अगर वी हमारे पास वॉल्यूम है, पी हमारे पास प्रेशर है, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। याद रखना मेरे बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का निशान एक ही होता है। अगर अपॉन में फ्रैक्शन में लिखा हुआ है मेरे बेटा, तो वो इन्वर्सली होता है। एक ही लाइन में लिखा है तो डायरेक्टली होता है। कोई इन्वर्सली का डायरेक्टली का अलग अलग प्रोपोर्शनलिटी का निशान नहीं होता, निशान सेम होता है। अगर सेम लाइन में होंगे तो डायरेक्टली होगा, रेसिप्रोकल में होगा, फ्रैक्शन में होगा तो आपका इन्वर्सली होगा। वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेन एवर वेर एवर, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाया जाएगा तो क्या आएगा मेरे बेटा? कांस्टेंट हमारे पास आएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान चला गया, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का निशान जाएगा तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, के यहाँ पर कांस्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराए बेटा अगर, तो पी यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये तो यूनिवर्सल है यार, तो हमेशा से करते हुए आ रहे हो कि एक तरफ अगर वैल्यू डिवाइड होती है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है, तो पी इंटू वी एक के बराबर होगा। यहां से हम ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। द प्रोडक्ट, इन दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको? वॉल्यूम को और प्रेशर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, मगर शर्त वही है क्या? शर्त ये है कि टेम्परेचर और मास सेम रहना चाहिए। जब भी कोई, जहाँ पे के कांस्टेंट ऑफ परपोर्चुनिटी है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट ऑफ परपोर्चुनिटी है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सैंपल टू सैंपल। यानी कि अगर दो तीन चार लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हर एक के लिए कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑन विच दे आर ट्राइंग। कौन सी हमने गैस ली है उन्होंने, कौन सा उन्होंने मास लिया है, उन तमाम बातों पर डिपेंड करेगी। जब भी कोई चीज मेरे बेटा कांस्टेंट के बराबर होती है तो वहां पर एक और रिलेशन वैलिड होता है कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर हम जा रहे हैं तो हमारे पास रिलेशन बनता है। एक स्टेट मेरे पास है, वॉल्यूम क्या है बेटा मेरे पास? इस वक्त प्रेशर P1 है, वॉल्यूम मेरे पास V1 है। तो वजह देख ले मेरे बेटा, सिचुएशन हमारे पास क्या है इस वक्त? वॉल्यूम मेरे पास मेरे बेटा V1 है। यहाँ देखो बेटा गौर से, ये लिखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है मेरे बेटा? V1 वॉल्यूम है, प्रेशर P1 है। तो P1 V1 के बराबर होगा। लाइक वाइज मेरे बेटा, अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं तो देख लो मेरे बेटा शहजादे, अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं तो बाद में प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, तो P2 V2 भी के बराबर होगा। हमेशा जब भी पी और वी को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर के बराबर होगा, लिहाजा क्या बन जाएगा बेटा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? कांस्टेंट के बराबर होंगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के बराबर होगा। किसी भी इंस्टेंस पर, किसी भी मरहले पर अगर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो उसका आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा, सेम आएगा, तब्दील नहीं होगा। राइट? तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज दैट कि हमारे पास जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए मेरे बेटा, जो सेकंड हमें पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि इसके ग्राफ। फिजिक्स के अंदर ना मेरे बेटा ग्राफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्राफ हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ग्राफ बेसिकली हमारे पास विजुअल डिस्क्रिप्शन होती है, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए विजुअल डिस्क्रिप्शन हमारे पास होती है। तो नेक्स्ट थिंग इज अ ग्राफ। हमारे पास ग्राफ है। अब ग्राफ क्या होता है देखते हैं बेटा गौर से। अगर पी और वी के दरमियान ग्राफ बनाया जाए, दो ग्राफ बनते हैं हमारे पास, दो तरह के ग्राफ होते हैं। अगर ग्राफ बनाया जाए बेटा प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, डायरेक्ट प्रेशर डायरेक्ट वॉल्यूम, तो एक पैराबोलिक कर्व बनता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमेशा हमारे पास पैराबोलिक कर्व बनता है। और जबकि ग्राफ अगर बनाए पी और प्रेशर और रेसिप्रोकल और वॉल्यूम के दरमियान, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। देख ले बेटा गौर से, यहाँ दोनों ग्राफ हमने आपको समझा दिए हैं, बता दिए, देख ले बेटा गौर से। जो पहला वाला ग्राफ आपके सामने है, ये ग्राफ पी और वी के दरमियान है। यहाँ प्रेशर है मेरे बेटा, ये प्रेशर पी लिखा हुआ है, ये प्रेशर है। और यहाँ मेरे पास क्या है मेरे बेटा? वॉल्यूम है। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हमने ग्राफ को प्लॉट किया है। इस तरीके से कर्व बनेगा, इसको पैराबोलिक कर्व कहा जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि जब प्रेशर हमारे पास ज्यादा था तो वॉल्यूम कम था, और जब प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो गया है। इसी तरीके से बेटा अगर ग्राफ बनाया जाए किसके दरमियान? प्रेशर और 1/v के दरमियान, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है।
ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जो हमेशा ओरिजिन से पास करता है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना कि ये जब भी आप ग्राफ बनाओगे पी और 1/v के दरमियान, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन भी होगा, और स्ट्रेट लाइन होने के साथ वो ओरिजिन से भी पास करेगा। तो ये ग्राफ के सवाल एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं कि पी और वी के दरमियान ग्राफ डैश होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, पैराबोलिक कर्व होता है, हाइपरबोलिक कर्व होता है। याद होना चाहिए पैराबोलिक कर्व होता है, जबकि पी और वी के दरमियान जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। और ये भी याद रखना, स्ट्रेट लाइन होने के साथ साथ एक और खास बात है, स्ट्रेट लाइन होने के साथ साथ एक और खास बात है। क्या खास बात है? इट मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से, ओरिजिन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ओरिजिन? ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां दोनों एक्सिस मीट करते हैं। ओके जी, लेट्स हैव अ 2 मिनट सिंगल ब्रेक्स, द ब्रीथ ले ले, एंड देन वी हैव गो टू द नेक्स्ट लॉ विच इज द चार्ल्स लॉ। तो दूसरा हमारे पास लॉ है मेरे बेटा, चार्ल्स लॉ है। जैसा कि बताया कि लॉ हमेशा दो चीजों के दरमियान होता है। पहले ये देखते हैं कि चार्ल्स लॉ किन दो के दरमियान है। तो चार्ल्स लॉ द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। शुरू में जब आपको पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता रहे थे तो बताया था कि टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। और वहां आपको ये बात बताई गई थी कि टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर्ड इन केल्विन एज लॉन्ग एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉज। फिजिक्स के लॉज, केमिस्ट्री के लॉज जहां भी इस्तेमाल होते हैं, वहां ये बात ध्यान में रखिएगा कि टेम्परेचर मस्ट बी, टेम्परेचर शुड बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसकी मेजरमेंट केल्विन स्केल में होती है। किसमें होती है बेटा? जिसकी मेजरमेंट केल्विन स्केल में होती है। तो टेम्परेचर केल्विन स्केल में होगा। सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 273 ऐड करते हैं। यू आर फेमिलियर विद दैट। एक तो हो गया कि रिलेशन वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान होगा। टोटली 4 चीजें होती हैं, दो मिस हो रही हैं। कौन? मास एंड प्रेशर मिस हो रहा है, वो नहीं है इसके अंदर। जो चीजें मौजूद नहीं होंगी दैट विल बी कंसीडर्ड एट कांस्टेंट, वो हमारे पास कांस्टेंट होंगी। नाउ देन डेफिनेशन पे आते हैं मेरे बेटा। रिलेशन दो तरह के होते हैं। यहाँ जो रिलेशन है मेरे बेटा, द वॉल्यूम ऑफ एनी गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डायरेक्टली है, डायरेक्टली है। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? एक चीज बढ़ेगी, एक चीज बढ़ेगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। राइट? मैथमेटिकली अगर लिखा जाए इसको मेरे बेटा, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आपको शुरू में समझाया हुआ है कि प्रोपोर्शनलिटी का निशान एक ही होता है। और अगर एक ही लाइन में लिखे हैं दोनों, तो डायरेक्टली है। डायरेक्टली का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी हमारे पास बढ़ेगा। एंड टेम्परेचर शुड बी, मस्ट बी मेजर इन केल्विन स्केल। इसका आप ख्याल रखिएगा। V इजिकल टू के टी, प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। यू आर फेमिलियर विद दैट। ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो V/T के बराबर होगा। यू भी कह सकता हूँ कि हमेशा वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो, वॉल्यूम और टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर नहीं बोलना। जब भी टेम्परेचर बोलना है केल्विन के साथ बोलना है, एब्सोल्यूट के साथ बोलना है। केल्विन स्केल का टेम्परेचर है। जब भी लॉस की बात करते हैं सिर्फ टेम्परेचर कभी नहीं बोला जाता, हमेशा मुकम्मल नाम के साथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। के कांस्टेंट के बगैर कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? सैंपल ऑफ गैस पर इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है। अगेन जिस तरह बॉयस नंबर डिपेंड करती है, सैंपल ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। और अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएं, यहाँ देख लेते हैं बेटा गौर से, हमारे पास दो स्टेट है। पहली स्टेट हम देखते हैं मेरे बेटा, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो V1/T1 के बराबर होगा। दूसरी स्टेट के अंदर वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर हमारे पास क्या है? T2 है, तो V2/T2 भी के बराबर होगा। और जब दो चीजें कांस्टेंट के बराबर हो तो इसका मतलब क्या होगा? आपस में बराबर होंगी। यानी V1/T1 के बराबर होगा। अगेन देखो, बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर केल्विन में होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा। राइट? तो V1/T1 = V2/T2 हमारे पास हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको अब, जैसे कि पिछले लॉ में हमने देखा था कि हमारे पास ग्राफ होता है, तो यहाँ पर भी हम ग्राफ देखते हैं कि ये बॉयस और के चार्ल्स लॉ में ग्राफ, यानी किसके दरमियान ग्राफ? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर और इसके दरमियान वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ टेम्परेचर को हमने सेंटीग्रेड स्केल में लिया है। ये मेरे बेटा 0 है, 100 है, 200 है, ये सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है। थोड़ा सा आपको मैं और इसको वाजे कर देता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये मैं इसको अगर बेटा पर्पल से कर देता हूँ तो ये वाला टेम्परेचर सेंटीग्रेड के अंदर है। राइट?
और इसके नीचे जो टेम्परेचर है मेरे बेटा, ये टेम्परेचर हमारे पास किसके अंदर है, ग्रीन से कर देते हैं, पहचान लीजिएगा, ये जो टेम्परेचर हमारे पास है केल्विन स्केल के अंदर है, ठीक है। दो टेम्परेचर हमारे पास होगा, एक सेंटीग्रेड के अंदर है, एक हमारे पास एक सेंटीग्रेड के अंदर है, एक टेम्परेचर हमारे पास जो केल्विन के अंदर टेम्परेचर हमारे पास है। नाउ देन क्या देखते हैं मेरे बेटा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ देखो मेरे बेटा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आगे जा रहा है ना मेरे बेटा, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, हमारा ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है। और अगर हम पीछे आएंगे मेरे बेटा तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। इंटरेस्टिंगली एक टेम्परेचर ऐसा आता है, अगर इसको पीछे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे तो ये आकर टेम्परेचर के एक्सेस को कट कर देता है, जहां पर वॉल्यूम जीरो हो जाता है। इस लकीर पे जो हॉरिजॉन्टल लकीर है, यहाँ पर वॉल्यूम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है बेटा, मेरे पास जीरो है। क्या वॉल्यूम है यहाँ पर हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास जीरो है। इसको फर्दर बैकवर्ड लेकर जाएंगे तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, फर्दर बैकवर्ड लेके जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे बेटा, नेगेटिव वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा, जो मुमकिन नहीं होता। इससे पता ही चलता है मेरे बेटा, सुनो जरा गौर से, तवज्जो देके देखिएगा, द ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर द स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी होंगे ना, कभी भी होंगे कहीं भी होंगे, तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। ग्राफ क्या होता है उसका, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। which shows that the volume increases with the increase in temperature. If this line is projected backward, इस लाइन को बेटा पीछे बढ़ा है, यहाँ लेके आ रहे हैं बेटा पीछे, इस लाइन को अगर पीछे प्रोजेक्ट किया जाए तो इट मीट द टेम्परेचर एक्सेस एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ मीट कर रहा है, गौर से देख लो, कहाँ मीट कर रहा है मेरे बेटा, ये आपके पास मीट कर रहा है किस टेम्परेचर पर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये देख लो बेटा, ये -273 टेम्परेचर है, यहाँ मीट कर रहा है। यहाँ पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, इंडिकेटिंग जीरो वॉल्यूम। इफ दिस लाइन इज प्रोजेक्टेड फर्दर बैकवर्ड, मजीद अगर आगे ले जाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, विच विल गिव यू नेगेटिव वॉल्यूम, विद मीनलेस आइडिया। वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दैट अ गैस कैन अचीव। कोई भी गैस जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव कर सकती है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी मेरे बेटा आइडियल गैस के लिए होता है। जो हमारी रियल गैसें होती है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये इससे बहुत पहले लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये हम आइडियल गैस की बात करते हैं। आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो तमाम टेम्परेचर पर, तमाम प्रेशर पर क्या करती है, गैस तो ओबे करती है, एग्जिस्ट कोई नहीं करती ऐसी गैस, ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट करती नहीं है। हाउएवर एक खास टेम्परेचर प्रेशर लिमिट पर रियल गैसें बतौर आइडियल गैस बिहेव करती हैं, मगर जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाए या बहुत हाई हो जाए तो फिर उनका बिहेवियर थोड़ा सा आउट हो सकता है। दिस इज अ चार्ल्स लॉ, दिस इज अ चार्ल्स लॉ, ये हमारा बॉयस लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। इनकी देखो फेमिलियर, इनसे आपको वाकिफ इसलिए होना चाहिए कि दे विल हेल्प इन द फ्यूचर टॉपिक्स। इसके बारे में आपको मालूमात होना चाहिए, पता आपको होना चाहिए, ताकि आगे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो। इसी सिलसिले की मेरे बेटा हमारे पास जो तीसरी जो हमारे पास लॉ है, द थर्ड लॉ इज द एवोगैड्रो लॉ। थर्ड लॉ इज एवोगैड्रो, ये आप लोगों ने शायद नाइन्थ फर्स्ट केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस किया होगा। एवोगैड्रो लॉ इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर गैस। किसी भी गैस की हम बात करते हैं तो गैस के अंदर मास होगा, क्या होगा, गैस के अंदर मास होगा। जब मास होगा तो वॉल्यूम, मास होगा, मास के मतलब क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की तादाद के दरमियान और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को एवोगैड्रो लॉ कहा जाता है। ये लॉ कहता ये है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर वॉल्यूम सेम है, क्या है बेटा, अगर वॉल्यूम सेम है तो जनाब, और अगर तो of all gases contain same number of molecules at the same temperature and pressure, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या नंबर ऑफ मोल के। याद रखिएगा, मॉलिक्यूल और मोल का कॉन्सेप्ट करीब करीब बराबर ही होता है, इसलिए कि एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं, मोल बदलेगा तो मॉलिक्यूल बदलेंगे। मोल आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, अभी मौका लगेगा तो आपको और बताते हैं मोल के बारे में भी। फॉर द सिंबल वी कैन राइट दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V वॉल्यूम है, N हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, या V इक्वल टू KN होगा। जैसे कि आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा।
प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएंगे तो कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा, या वी अपॉन एन इक्वल टू के होगा। यूं भी कह सकते हो कि वी अपॉन एन के बराबर है। और जब स्टेट चेंज होती है तो बेटा वी वन अपॉन एन वन इक्वल टू वी टू अपॉन एन टू हमारे पास हो सकता है, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, जैसे कि हमने जनाब पीछे किया। यहाँ ग्राफ नहीं है, इसलिए कि बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स को हम जो है वो अचानक वेरी नहीं कर सकते, वो तो जब उसके अंदर तब्दील करेंगे, मास ऐड करेंगे तभी चेंज होता है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास कोई मैथमेटिकली या कोई ग्राफ की शक्ल में इसको रिटर्न करना कोई मुनासिब आइडिया है नहीं। दिस इज थर्ड लॉ, दिस इज द एवोगैड्रो लॉ। पहला बॉयल्स हो गया, दूसरा चार्ल्स हो गया, तीसरा आपका एवोगैड्रो लॉ हमारे पास हो गया है। इससे से जो चौथा लॉ हमारे पास होगा वो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन होगा। बट बिफोर वी गो दैट, इससे पहले हम आगे जाएं, इससे पहले कि हम आगे जाएं मेरे बेटा, तो हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि एवोगाड्रो नंबर का एक कॉन्सेप्ट है, जरा इसको भी देख लेते हैं। एक मोल जो होता है ना मेरे बेटा, एक मोल में किसी भी गैस का एक मोल होता है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। एक मोल में किसी भी सब्सटेंस का एक मोल होता है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। इस तादाद को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं इसको? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अमूमी तौर पे इसको एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होती है। एक मोल हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, वाटर हो, किसी भी चीज का एक मोल अगर होगा, कितना होगा? एक मोल होगा, एक मोल होगा। किसी भी चीज का एक मोल होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। जहां ये बात वाज़ेह है कि मास सेम नहीं होता। एक मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम का होता है, एक मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम का होता है, एक मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम का होता है। हम जब मोल की कभी वक्त लगेगा तो तफसील आपको समझाएंगे। मोल में मास डिफरेंट होते हैं, बट द नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। और इस तादाद को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। और इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये आगे हमारे पास इसकी हमें जरूरत पेश आएगी, इसकी हमें जरूरत पेश आएगी, ये आपको याद होना चाहिए। ना देख, छोटा सा न्यूमेरिकल है, करने की हम कोशिश करते हैं। ये स्मॉल न्यूमेरिकल। जैसा कि आप जानते हैं मेरे बेटा कि जब पेपर एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो न्यूमेरिकल होते हैं एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तकरीबन आधे से ज्यादा पेपर न्यूमेरिकल का होता है। जहाँ जहाँ फार्मूले आते हैं वहां पर न्यूमेरिकल होते हैं। कोशिश ये करेंगे कि टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल भी एक आध डिस्कस करते रहें, ताकि आपको आइडिया हो जाए न्यूमेरिकल रीड करना, पहचानना कौन सा लगेगा फार्मूला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बैलून कंटेन 0.4 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होती है वॉल्यूम की यूनिट। मीटर की याद रखना, चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज से? यूनिट से आइडेंटिफाई करते हैं। मीटर क्यूब होगा तो वॉल्यूम होगा, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। ठीक है मेरे बेटा। उसके बाद टेक केल्विन हो, सेंटीग्रेड हो तो टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब वो बैलून कंटेन 0.4 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रेड्यूस इस वॉल्यूम टू 0.25 मीटर क्यूब। दो प्रेशर का तस्करा गिवन है और दो वॉल्यूम हमारे पास तस्करा गिवन है। पहले हमारे पास वॉल्यूम 0.04 है, प्रेशर 120 है। आप कह रहे हैं प्रेशर कितना होना चाहिए कि वॉल्यूम इतना हो जाए। बात प्रेशर वॉल्यूम की हो रही है, की बात हो रही है, प्रेशर वॉल्यूम की बात हो रही है। कोई टेम्परेचर का तस्करा नहीं है, कोई टेम्परेचर का तस्करा नहीं है, कोई हमारे पास नंबर ऑफ मोल का तस्करा नहीं है, मॉलिक्यूल का तस्करा नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, कौन सा लॉ लगेगा? सोचे, डेटा बनाते हैं, फिर दोबारा सबसे जहन में खाका बनाइएगा कि कौन सा हम जनाब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का फॉर्मेट ये है, डेटा बना, डेटा की डाल ले हेडिंग, उसके बाद जनाब गिवन की डाल ले हेडिंग मेरे बेटा। क्या कर ले उसके बाद आप? गिवन की जनाब आप डाल ले हेडिंग, और उसके बाद क्या करें? कुछ चीजें पता है। इनिशियल प्रेशर कितना था मेरे बेटा? कितना प्रेशर था? 120 किलो पास्कल था। इनिशियल वॉल्यूम V1 0.4 मीटर क्यूब था। फाइनल वॉल्यूम 0.025 मीटर क्यूब था। यहाँ एक बात समझने की है मेरे बेटा, समझ लो कि बहुत सारे लोगों को न्यूमेरिकल करते हुए यूनिट का बड़ा इशू आता है। कौन सी यूनिट ले, कौन सी नहीं ले, परेशानी में पड़े हुए, दिमाग घुमा हुआ है। कभी सर मीटर क्यूब लिख देते हैं, कभी सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, कभी डेसीमीटर क्यूब लिख देते हैं, कभी पास्कल ले रहे हैं, कभी एटमॉस्फेयर ले रहे हैं। एक बात अच्छी तरीके से समझ ले, एक बात अच्छी तरीके से समझ ले, जब भी स्टेट चेंज के फार्मूले होंगे, ये जब 1250 हुई ज्यादा नहीं है, स्टेट चेंज के जब भी फार्मूले होते हैं दे आर यूनिट इंडिपेंडेंट। बस वन की स्टेट की यूनिट और सेकंड के स्टेट की यूनिट सेम होनी चाहिए। स्टेट वन की यूनिट स्टेट टू की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, पहली बात। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। अदरवाइज मेरे बेटा पूरी किताब में जितने भी न्यूमेरिकल हैं दैट न्यूमेरिकल मस्ट बी इन केल्विन स्केल।
जितने न्यूमेरिकल है वो हमेशा केल्विन स्केल में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो हमेशा ऐसा यूनिट में होते हैं, टेम्परेचर केल्विन में होगा। बाकी हमेशा जब सिंगल होता है ना फार्मूला, सिंगल फार्मूला जो होता है जिसपे स्टेट नहीं होती, वन टू का चक्कर नहीं होता, वो फिर ऐसा यूनिट पे होते हैं। अदरवाइज स्टेट चेंज का आ जाएगा तो फिर वो आपका वो यूनिट से डिपेंड होता है। तो देखते हैं बेटा, प्रेशर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। प्रेशर और वॉल्यूम किस लॉ में आता है? एवोगाड्रो लॉ में आता है? नहीं, उस पर नंबर ऑफ मोल होते हैं। चार्ल्स लॉ में आता है, उस पर टेम्परेचर होता है। बॉयल्स लॉ वो लॉ होता है जिसके अंदर हमारे पास P1 इक्वल टू P2 V2। कौन? P1 इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ कहता है हमसे ये। यहाँ पे मेरे बेटा जो जो चीजें पता है उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, क्या होगी बेटा हमारा, ये कॉमन है, ये पॉइंट है, ये वहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ डिवाइड हो जाएगी। P2 को एक तरफ कर लेते हैं, कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ आप देखेंगे किलो पास्कल है। मैंने किलो पास्कल जब रखा है तो आंसर भी किलो पास्कल में आएगा। इस पे आएगा बेटा, आंसर भी किलो पास्कल में आएगा। किलो के मतलब होते हैं 1000, अगर चाहे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो पास्कल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन चलेंगे आपके पास, जिससे चाहे आप कर ले। स्टेट चेंज के जो फार्मूले होते हैं वो बेसिकली जो सवाल की यूनिट होती है वही जवाब की यूनिट हमारे पास जो होती है। तो सवाल को पढ़ना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, डेटा बनाना होता है, उसको देखकर फैसला करते हैं कि ये किस लॉ से, किस टॉपिक से, किस फार्मूले से रिलेट करता है। फार्मूला लिखा जाएगा मेरे बेटा, यहाँ पे देख लिया, और जब फार्मूला लिखा जाएगा, देख लो मेरे बेटा, फार्मूला लिखा जाएगा। क्या फार्मूला था जी? बॉयस लॉ क्यों लगाया? क्यों लगाया बॉयस लॉ? बॉयस लॉ इसलिए लगाया कि जो डेटा हमने बनाया था उसमें सिर्फ तस्करा किसका था? जो डेटा हमने बनाया है उस डेटा में सारा के सारा तस्करा हमारे पास किसका था मेरे बेटा? प्रेशर वॉल्यूम थे। प्रेशर जो वॉल्यूम हमारे पास होते हैं वो किसमें होते हैं? जो प्रेशर वॉल्यूम हमारे पास होते हैं वो चूंकि बॉयल्स लॉ के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं मेरे बेटा? जो प्रेशर वॉल्यूम हमारे पास होते हैं वो बॉयल्स लॉ के अंदर होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर मेरे बेटा जो था वो बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल किया है। लिख भी देते हैं कि आपको पहचान याद रहे कि हमने बॉयल्स तो यहाँ पर जब इस्तेमाल किया है, जो प्रेशर और वॉल्यूम का तस्करा इसके अंदर मौजूद था। लाइक पर आगे चलेंगे तो मेरे बेटा इसका मजीद न्यूमेरिकल भी करेंगे और आप प्रैक्टिस आपको करवाएंगे किस तरीके से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ यहाँ ऑनलाइन क्लास में कराएंगे, कुछ आपको होमवर्क में करने को देंगे, फिर ताकि आप खुद भी करेंगे। देखो बेटे, जब तक मैं फिर आपको रिमाइंड कर रहा हूँ ये बात कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेने बैठे हैं, रजिस्टर कॉपी साथ लेके, रजिस्टर पेन साथ लेके बैठे, टॉपिक्स को कॉपी करें। जब वीडियो आप देख रहे हो, जहां तक आपको लगता है कि आते हैं न्यूमेरिकल वगैरह, आप वीडियो को पॉज करके खुद से न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें, वीडियो को प्ले करके मैच करें कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। दैट विल बी अ गुड प्रैक्टिस, या आपके पास बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपके पास होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम जो है वो, जो हमारा चौथा लॉ रह जाता है, कौन सा है, जनरल गैस इक्वेशन, उसको जरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।